कल हमने देखा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू द क्लोज्ड सरफेस दैट इज इक्वल टू, इसका जो हमने एंड पे फार्मूला ड्राइव किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस पाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास एंड रिजल्ट आया था और इसमें हमने देखा कि जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू दैट पर्टिकुलर क्लोज सरफेस, मैंने क्या किया था, एक पॉजिटिव चार्ज लिया था और उस पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज को जो है वो एक गाउसियन सरफेस के अंदर एज्यूम किया और वो गाउसियन सरफेस किस शक्ल की थी, इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर था। और एंड में जब मैंने सारी कैलकुलेशन की तो जो मेरे पास एंड रिजल्ट आ रहा था दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज सरफेस वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उस पर्टिकुलर सरफेस के अंदर कितना चार्ज पड़ा हुआ है और वो चार्ज किस मीडियम में पड़ा हुआ है। अगर तो वो फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, अगर वो फ्री स्पेस नहीं है तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से कल वाला काम हमने यहाँ तक सीख लिया। ठीक हो गया बच्चों। यहाँ से मेरे सामने एक और चीज आ रही है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस है दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द फिजिकल ज्योमेट्री ऑफ द गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस की शक्लो सूरत के ऊपर यह फ्लक्स डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उस गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना इंक्लोज है और वो चार्ज किस मीडियम के अंदर पड़ा हुआ। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अगर आप फार्मूले में देखो तो फार्मूले में कहीं पे ये जिक्र नहीं है कि आपने ये गाउसियन सरफेस ली तो चार्ज चेंज हो जाएगा या फ्लक्स चेंज हो जाएगा, सॉरी ये ली तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। नो, ये पर्टिकुलर फार्मूला मुझे ये सजेस्ट कर रहा है कि जो फ्लक्स होगा वो डिपेंड कर रहा है कि चार्ज कितना है और वो चार्ज किस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर पड़ा हुआ है। दैट इज द पॉइंट। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास गाउसियन लॉ है उसके थ्रू जो मैंने फ्लक्स फाइंड किया दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द गाउसियन सरफेस। दैट्स इट। तो इसी के लिए इसी से आगे हम चलते हैं। अब यहां पे आप देखिए ये एक इर्रेगुलर शेप है, ये कोई इर्रेगुलर गाउसियन सरफेस एज्यूम की गई है। अब आप देख रहे हो इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है, कोई जनाब वो नहीं है, कोई स्फीयर नहीं है या कोई रेक्टेंगल नहीं है, नथिंग। ये एक इर्रेगुलर शेप है, लेकिन इसके अंदर कितने चार्ज पड़े हुए हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 और आखिरी कौन सा है, Qn। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q1 का क्या होगा, Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q2 का क्या होगा, Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q3 का क्या होगा, Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सो ऑन। और आखिरी कौन सा है, Qn डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब जितने भी चार्जेस थे उनको हमने क्या किया, उनके पर्टिकुलर जो छोटे छोटे फ्लक्सेस मान के थे उनको सम अप किया और टोटल फ्लक्स हमने फाइंड आउट कर लिया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करके लिख भी देता हूँ। मैं कहता हूँ जो पहला चार्ज है वो फ्लक्स φ1 बना रहा है, तो φ1 क्या हो जाएगा मुझे बताइए, Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये जो कल हम काम करके हैं। इसी तरह φ2 क्या हो जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट इज बात है, जो चार्ज है Q2 है वही फ्लक्स φ2 बनाएगा। इसी तरह सो ऑन ये काम चलता जाएगा। और एंड वाला कौन सा है, Qn डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये सारे चार्जेस एक ही गाउसियन सरफेस के अंदर आ रहे हैं, इसलिए अब मैं क्या करूंगा, टोटल फ्लक्स जब मैं फाइंड करूंगा तो इन सारे फ्लक्सेस को मैंने सम अप कर लिया। ये आप देख लो, φ1 को सम अप किया, φ2 को किया, φ3 को किया, एंड पे कौन सा होगा, φn होगा। तो मैंने सारे जो फ्लक्सेस थे उनको क्या कर लिया, सम अप कर दिया। जब मैंने सम अप कर दिया तो मैंने देखा कि मेरे पास 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इन सारों में कॉमन आ रहा है, तो उसको मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, कॉमन ले लिया। जब मैंने कॉमन लिया अंदर क्या बचा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 सो ऑन, एंड वाला कौन सा होगा, Qn। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे चार्जेस को मैंने क्या किया है, सम कर दिया है। ये समेशन का साइन है। समेशन का साइन क्या बता रहा है कि आपने सारे चार्जेस को सम कर दिया है। इस चीज को एक्चुअली इस पर्टिकुलर चीज को इस शक्ल में लिख लिया है, ये लिख लें या ये लिख लें एक ही बात है। यहाँ पे समेशन का
साइन यूज कर लिया, तो हमने सारे चार्जेस को सम अप कर दिया, तो मेरे पास एंड रिजल्ट क्या आया, टोटल चार्ज इंक्लोज्ड इन सरफेस। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इंक्लोज्ड इन द सरफेस, कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज पाया जा रहा है। और लास्ट टाइम भी हमने यही डिस्कस किया, अभी मैंने आपको यही बताया कि जो मेरे पास टोटल फ्लक्स है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, एक तो ये डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज पाया जा रहा है और वो चार्ज किस मीडियम में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी आपने देख लिया कि जब मैंने एक और दूसरी तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि वो फिजिकल ज्योमेट्री के ऊपर गॉसियन सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है और वो चार्ज किस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर पड़ा हुआ है। और यही बात हमने यहाँ पे सीखी। अब आप देख लो यहाँ पे कोई भी रेगुलर शेप नहीं है इस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस की, लेकिन इस गॉसियन सरफेस के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, वो चार्जेस अपना छोटा छोटा फ्लक्स बना रहे हैं, Q1 अपना बना रहा है, Q2 अपना बना रहा है, उन सारों को मैंने क्या किया, टोटल फ्लक्स जब फाइंड किया तो उन सारों को सम अप किया, वहां पे देखा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, उसको बाय ले लिया, अंदर बचा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सो ऑन Qn, ये सारे क्या है, सारे चार्जेस है ना, सबको जमा कर दिया, तो जब जमा करूंगा तो टोटल चार्ज इंक्लोज्ड इन द सरफेस हो जाएगा, और इसी को मैंने कैपिटल Q का नाम दे दिया, इसी को मैंने क्या नाम दे दिया एंड पे, कैपिटल Q का। सो हमारे पास ये बात सामने आ चुकी है कि जो गाउसी's लॉ है वो मुझे ये बताएगा कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गाउसियन सरफेस या सरफेस जो हम एज्यूम करें। इज दैट क्लियर? सो ये पर्टिकुलर जो गाउसी's लॉ है इसको हमने डिटेल के अंदर आज कंप्लीट किया है, कल वाला सेक्शन भी हो गया और आज वाला सेक्शन भी हो गया। कल हमने एक चार्ज लिया था गाउसियन सरफेस के अंदर, और आज हमने मल्टीपल चार्जेस लेके वहां पे भी देखा कि जो गाउसी's लॉ है उसकी स्टेटमेंट चेंज नहीं हुई, वो यही है कि टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस दैट शुड बी इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड दैट बाय दैट पर्टिकुलर सरफेस। ठीक हो गया जी? तो ये चीजें जो है आज हमने यहाँ पे कंप्लीट की हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अब इस पर्टिकुलर गाउसी's लॉ की बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और यहाँ से ऑलमोस्ट पेपर के अंदर चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के, ऑलमोस्ट मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि लॉन्ग में यहाँ से, और ये पूरा जो एप्लीकेशंस ऑफ गाउसी's लॉ है काफ़ी 3 4 5 इसकी एप्लीकेशंस हैं, इन सारों में से कोई ना कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है बन जाता है। ठीक है, तो आपने इनको अच्छे तरीके से सीखा। ओके, मैं क्या करता हूँ कि लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया कि इनसाइड द कंडक्टर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, और ये मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया था क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को मैंने एंड पे बाद में एक्सप्लेन भी किया कि उसका आंसर क्या बनता है। तो हमारे सामने ये बात प्रूव हो चुकी है कि इनसाइड द कंडक्टर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, इनसाइड द कंडक्टर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। सो अब हमने करना क्या है, हमने लोकेशन ऑफ एक्सेस चार्ज ऑन अ कंडक्टर फाइंड करनी है, कि अगर मैं एक कंडक्टर को चार्ज अप कर दूं, उसके ऊपर चार्ज अप्लाई कर दूं, तो वो पर्टिकुलर चार्ज किधर जाएगा, उसके साथ क्या होने वाला है, हमने उस चार्ज की लोकेशन फाइंड करनी है कंडक्टर के ऊपर। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे जो है वो सीख सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमें देखना पड़ेगा कि कंडक्टर को चार्ज अप कैसे किया जा सकता है, और जो हम बात कर रहे हैं कि कंडक्टर को चार्ज कर दिया गया, इस बात का मतलब क्या है, पहले हमें ये देखना है। ठीक है, तो हमें पता है कि कंडक्टर जो है इसकी प्रॉपर्टी है कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये कंडक्टर बनता है। अब किसी भी मटेरियल को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि एक जो न्यूट्रल मटेरियल है, न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, उसके अंदर
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एक तो न्यूट्रल मटेरियल होता है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो इक्वल होते हैं। और ये चीज़ आपने केमिस्ट्री में भी सीखी है कि जो हमारे पास पर्टिकुलर एटम होता है वो एटम न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन्स हैं, चार्ज बैलेंस हुआ है। अब एटम के ऊपर चार्ज कब आता है? जब एटम कोई इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर गेन करे। जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो वो आयन बन जाता है और उसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाता है। और ये चार्ज क्यों क्रिएट हुआ है? क्योंकि अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल नहीं रहे। इसका मतलब है कि अब उसके ऊपर एक चार्ज अपीयर हो गया। सो इसी तरह कंडक्टर के अंदर भी ऐसे ही होता है। न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्जेस भी पाए जाएंगे। तो उन्होंने एक दूसरे को बैलेंस किया हो। यही वजह है कि हम अगर लोहे को, जो कि एक कंडक्टर है, अगर हम हाथ लगाते हैं तो हमें करंट महसूस नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि वो न्यूट्रल है। लेकिन अब इस पर्टिकुलर केस में मैं क्या करता हूं, ये मेरे पास एक फुटबॉल है, सॉलिड फुटबॉल। सॉलिड फुटबॉल क्या होता है? जो कि अंदर से भी भरा हुआ है, जो कि अंदर से भी फिल्ड है, अंदर भी उसके मटेरियल मौजूद है और ये मेटल का बना हुआ है, कंडक्टर का बना हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये पर्टिकुलर फुटबॉल आयरन का बना हुआ है और ये सॉलिड फुटबॉल है, सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर कौन सा होता है? जो कि अंदर से भी फिल हो। और हालो स्फीयर कौन सा होता है? जो कि सिर्फ सरफेस के ऊपर उसकी जो है वो सरफेस हो, अंदर कोई भी उसके वॉल्यूम एग्जिस्ट ना करे, उसके पर्टिकुलर अंदर भी अंदर से वो भरा हुआ ना हो, उसको हम हैलो स्फीयर कहेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने कौन सा स्फीयर एज्यूम किया है? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर भी लोहा भरा हुआ है, पूरे का पूरा ये लोहे का बना हुआ है, ये हालो नहीं है, खाली नहीं है अंदर से। That is completely filled from the inside also. अब मैं क्या करता हूं, मुझे पहले बताइए, क्या ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है? यस। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तक तो मैंने कोई चार्ज अप्लाई नहीं किया। अब मैं क्या करता हूं, इसके इस पर्टिकुलर सारे के सारे सॉलिड स्फीयर के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर देता हूं। मैंने क्या किया? पॉजिटिव चार्ज अप्लाई किया। तो जो मैंने पॉजिटिव चार्ज अप्लाई किया, इधर देखिएगा जरा, मैं कहता हूं कि मैंने दो चार्जेस अप्लाई किए पॉजिटिव। और से देखिएगा जरा, ये दो चार्जेस मैंने इस स्फीयर के अंदर डाल दिए, स्फीयर के अंदर अप्लाई किए मैंने। अब देखिए क्या होगा। हमें मालूम है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या ये, पहली बात तो ये है, क्या ये अब चार्ज अप हो गया है? यस। क्यों? क्योंकि मैंने दो पॉजिटिव चार्ज बाहर से डाल दिए हैं। अब मैंने इसकी जो पर्टिकुलर न्यूट्रलाइजेशन थी उसको इम्बैलेंस कर दिया है। अब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए कि अब वाकई ही ये चार्ज अप हो गया। अब हमें पता चल गया कि वाकई ये कंडक्टर चार्ज हो गया। अब देखिए क्या होने वाला है। पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। ये एक दूसरे को रिपेल करते 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 इस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। मतलब इस पर्टिकुलर कंडक्टर से बाहर निकल के उसकी सरफेस पे आ जाएंगे। अब सरफेस से आगे ये जा नहीं सकते। तो हमें मालूम हुआ कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर के ऊपर चार्ज अप्लाई करेंगे तो वो चार्ज कभी भी कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर वो चार्ज कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो किधर जाएगा? ऑब्वियसली वो किधर आ जाएगा? सारे का सारा चार्ज स्फीयर की सरफेस के ऊपर अपीयर हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी कि एक और पॉजिटिव चार्ज ले लिया।
अब ये पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहे हैं, ये पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहे हैं, ये इसको रिपेल कर रहे हैं, ये इसको रिपेल कर रहे हैं, सारे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और ये रिपेल करते करते सारे के सारे चार्जेस किधर आ जाएंगे, सरफेस के ऊपर। अब सरफेस से आगे तो नहीं जा सकते ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंदर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। एक्सेस चार्ज, सारे का सारा जो चार्ज है कंडक्टर की सरफेस के ऊपर अपीयर हो जाता है। अब मैं क्या करता हूं, देखिए जरा, मैं कहता हूं कि ये अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। अब आपको पता चलेगा कि जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर क्या बनने वाला है। मैं कहता हूं कि मैंने इस पर्टिकुलर सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले गॉसियन सरफेस एज्यूम करूंगा, जिस तरह लास्ट टाइम मैंने एज्यूम की थी। क्योंकि मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो अंदर फाइंड करनी है, तो गॉसियन सरफेस भी अंदर एज्यूम कर ली। ये एक मैंने गॉसियन सरफेस ले लिया, जिस तरह लास्ट टाइम ली थी, सेम टू सेम वही है। अब आप देखिए, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये क्यू कहां पे होना चाहिए, मुझे बताइए जरा। इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इनसाइड गॉसियन सरफेस, मतलब जो चार्ज इंक्लोज होना चाहिए वो गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए ना। अब ये मैंने येलो वाली गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया। तो मुझे बताइए, क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है? नहीं, चार्ज तो सारा बाहर पड़ा हुआ है। चार्ज तो इस सॉलिड स्फीयर की बाउंड्री के बाहर पड़ा हुआ है, अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। अगर अंदर चार्ज नहीं है तो चार्ज की वैल्यू हो गई जीरो। जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, जीरो ही होता है। इसका मतलब हुआ कि अंदर कोई भी फ्लक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर चार्ज नहीं है तो इसका मतलब है फ्लक्स भी नहीं है। और फ्लक्स होता क्या है बाय डेफिनेशन, मुझे बताइए जरा। फ्लक्स हम पढ़ के आए हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है। बाय डेफिनेशन हम पढ़ के आए हैं ना कि फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, दैट फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर एंड नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये दोनों इक्वेशंस फ्लक्स के लिए ही यूज हुई हैं। तो मुझे बताइए, जब मैं दोनों को इक्वेट करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, ई डॉट ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0। यस, मैं लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों फ्लक्सेस हैं और दोनों इसी पर्टिकुलर केस के लिए मैं लिख सकता हूं। तो मुझे बताइए, अब ये पर्टिकुलर इक्वेशन कैसे जीरो हो सकती है? या तो एरिया जीरो है, या फिर ई जीरो है, या फिर दोनों जीरो है। एरिया तो जीरो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि मैंने गॉसियन सरफेस एज्यूम ही नहीं की। लेकिन मैंने तो गॉसियन सरफेस एज्यूम की हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, फिर कौन सी चीज जीरो हो जाएगी? E should be equal to 0। इसका मतलब है कि अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। और यही चीज पहले भी प्रूव हो चुकी है, जो मैंने आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था, और अभी मैंने इसको दोबारा प्रूव कर दिया है थ्रू द गॉसियस लॉ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर को चार्ज अप किया, और मैंने ये देखा कि सारे का सारा जो चार्ज है वो सरफेस के ऊपर आ गया है। क्यों आया है वो मैंने आपको रीजन बता दी। अंदर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, उसके लिए मैंने क्या किया, गॉसियन सरफेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर फाइंड करनी है, गॉसियन सरफेस भी अंदर ही एज्यूम करूंगा। अब जो फ्लक्स है थ्रू द गॉसियस लॉ वो मुझे बता रहा है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो चार्ज हो गया जीरो, फ्लक्स भी हो गया जीरो।
एक फ्लक्स ये आ गया, एक फ्लक्स हमने बाय डेफिनेशन पढ़ा था, और वो क्या होता है, ई डॉट ए। अब दोनों को कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि ई डॉट ए डेट इज इक्वल टू जीरो। अब या ए जीरो है या ई जीरो है या दोनों जीरो है। ए तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब है फिर क्या जीरो है, ई। इसका मतलब है कि अंदर कंडक्टर के कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। और यही क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर आपने भी यही लिखा था बुक से देख के कि अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, और आज मैंने इसको गॉसेस लॉ के थ्रू प्रूव किया है आपके सामने। यही सारी बातें ये इधर लिखी हुई हैं, इसने थ्योरेटिकल लिखा है ज्यादा, मैंने इसको फार्मूले के थ्रू और थ्रू द गॉसेस लॉ इसको प्रूव किया है आपके सामने। सो हमारे पास एक बात सामने आ चुकी है कि जब भी हम कंडक्टर के ऊपर चार्ज अप्लाई करेंगे तो वो सारे का सारा मैक्सिमम चार्ज जो है वो कंडक्टर की सरफेस पे आ जाएगा, और अंदर कोई भी पर्टिकुलर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यही आप चीज इसमें भी देख सकते हो, इस डायग्राम के अंदर भी, इसमें भी यही है। अब ये आप देख रहे हो कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है इस कंडक्टर की, टेढ़ा मेढ़ा सा कंडक्टर है, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब आप देखो क्या लिख रहा है, ऑन अ कंडक्टर फ्लैट और कर्व्ड, कंडक्टर फ्लैट हो, कर्व्ड हो, स्फीयर हो, व्हाटसोएवर, जो मर्जी है हो, जो भी उसकी ज्योमेट्री हो, ऑल चार्जेस आर रिपेल्ड टू द आउटर सरफेस। सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो कहां पे आ जाएंगे, आउटर सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। अंदर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता इन द कंडक्टर। सो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, और इसको हमने गॉसेस लॉ के थ्रू प्रूव किया है। पहले हमने इसको थ्योरेटिकली प्रूव किया था, टेक्निकली प्रूव किया था, और आज हमने इसको जो है वो फार्मूले के थ्रू प्रूव किया है। तो अभी आज का हमारा इतना ही लेक्चर था। अभी मैं आपके जो है वो क्वेश्चन आंसर दूंगा। तो